तो देखो आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। कल हम डिस्कस किए थे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, सबसे बेसिक टर्म्स जैसे मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ वेट। अब आज देखेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और दोनों का रिलेशन, ठीक है ना, रिलेशन देखेंगे। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारा मोल था, मोल हमको कैलकुलेट कैसे किए थे कल। गिवन वेट, ये फॉर्मूला था, गिवन वेट डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट और मोलिकुलर वेट, ठीक है, ये हम लोग किए थे। तो एक बात समझो कि ये जो एटॉमिक वेट है और मोलिकुलर वेट, ये क्या होता है, ठीक है ना। तो जो एटॉमिक वेट होता है, ये देखो समझो पहले, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये है क्या, ठीक है ना। तो कोई भी एक एटम है, कोई भी एक एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल है या कुछ भी हो, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट, एक एलिमेंट के एक एटम का मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम एलिमेंट, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट हो, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास किसके इक्वल होगा, तो रिलेटिव एटॉमिक मास, यहां पे लिखा हुआ है रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। मैंने क्या लिखा अभी, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके कितना मल्टीपल टाइम्स है, समझ में आ रहा है। 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम के कितना मल्टीपल टाइम्स है कोई भी एटम है। तो देखो जैसे हाइड्रोजन के लिए ये एक्सपेरिमेंट देखा गया कि अगर वन एटम हाइड्रोजन है, वन एटम हाइड्रोजन है तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है। तो ये देखा गया कि ये 1 आता है, ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो कितना आता है, 1। तो 1 इंटू 1/12 ये आया है, ठीक है ना, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ये देखो यहाँ पे कार्बन 12 क्यों लिखा गया, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, जिसमें से 12 वाला ही सबसे ज्यादा क्या होता है, उसका परसेंटेज होता है कि नेचर में सबसे ज्यादा परसेंटेज में कौन पाया जाता है, कार्बन 12, अप्रोक्स 99%, ठीक है ना, अप्रोक्स 99%। तो यहाँ पे यही देखा गया है कि 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 का कितना मल्टीपल टाइम्स कोई भी एलिमेंट का एक एटम का मास है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। यहां पे लिख देना मास ऑफ, अगर सपोज करो ऑक्सीजन का लिखना हो, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना होगा, ये देखा गया कि ये 16 आ रहा है, कितना आ रहा है, 16। तो 16 इंटू 1/12 ये होगा कि नहीं, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अब ध्यान दो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से कार्बन 12 के एक एटम का मास कैलकुलेट किया गया। क्या दिखा गया, कार्बन 12 के एक एटम का मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैलकुलेट किया गया, तो वो आया, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ये एक्सपेरिमेंटली है, ठीक है ना, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैलकुलेट किया गया है 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23, इतना कैलकुलेट किया गया, ग्राम में है ये, ठीक है, किसमें है, ग्राम में। 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम, ये किसका वेट है, वन एटम कार्बन 12 का मास है, ठीक है ना। देखो इसको और देखते हैं, अब यहां से देखो, ये जो है अगर मैं यहां पे रखूं इस पे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम, यही रखा गया ना,
तो 1 एटम का देखो यहाँ पे कितना मास है, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ये है। अब यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1.6023 इंटू 10⁻23, ठीक है, इतना ग्राम, इतना ग्राम। इसी को हम लोग बोलते हैं 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 AMU, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। मॉडर्न केमिस्ट्री में इसको क्या दिया गया है नाम, यूनिफाइड मास। इसको U से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, AMU भी बोलते हैं और यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। अब तुम ध्यान दो, इस नंबरिंग को देखोगे तो तुमको कुछ याद आ रहा होगा कि इसको तो हम एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, इसको हम एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/Na ग्राम। अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया 1 AMU इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम, 1/Na ग्राम। अब देखो, अच्छा यहीं पे रख के तुम देख लो, अगर तुम कैलकुलेट करते तो क्या आता, यहां पे क्या लिखा था, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन लिखा था। तो यहां पे तुम रखोगे इस पूरे को, क्या मैंने बोला, इस पूरे को ही मैंने क्या बोला है, इस पूरे को ही हम बोलते हैं AMU। देखो यही लिखा है ना मैंने, AMU बोला है, तो इसको हम AMU लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 16 AMU। 1 एटम ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 AMU। समझ में आ रहा है, 1 एटम का मास कितना है, 16 AMU। अगर यही पूछ देता 1 मोल का कितना होगा, तो अगर पूछ दिया 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, तो सेम चीज यही होगा ना, 16 इंटू ये लिखोगे तो ये जो आ रहा है वो 1 एटम के लिए है। कितने एटम के लिए, 1 एटम के लिए। लेकिन तुमको कितने के लिए चाहिए, 1 मोल के लिए चाहिए। तो 1 मोल के लिए कैसे करोगे कैलकुलेट, 1 मोल में कितने नंबर होते हैं, एक एटम के लिए इतना, तो 1 मोल में कितने नंबर होते हैं, Na नंबर होते हैं। कितने, Na नंबर। तो यहाँ पे तुम 1 क्या लिखा है, या 1 मोल लिखा है, या तो फिर नंबर भी लिख सकते हो कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे कि नहीं। 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, ये तो एक एटम का था, इतने एटम्स के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 16 इंटू Na कर देते हैं जनरली, इसको हम लोग Na ही बोलते हैं, मैं Na से मल्टीप्लाई कर दिया। और जो ये पार्ट है इसको मैं लिख देता हूँ 1/12, या AMU ही लिख देता हूँ, इसको मैंने क्या लिखा है अभी, AMU, तो इतना AMU, ठीक है ना। लेकिन तुम लोग क्या जानते हो कि सर 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास जो होता है वो 16 ग्राम होता है, 16 ग्राम पर मोल, पढ़े हो ना कि एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, 1 मोल में 16 ग्राम होता है। तो यहाँ पे भी वही आएगा, कैसे आएगा ये देखते हैं। ये देखो 16 Na, देखो 1 AMU, 1 AMU इज इक्वल टू क्या है, 1/Na ग्राम। यहाँ पे क्या रख दोगे, 1/Na ग्राम। तो Na से Na कट गया, Na से Na कट गया, कितना आया, 16 ग्राम। अब आ गया कि नहीं, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का वेट कितना आया, 16 ग्राम। समझ में आ रहा है। तो देखो कोई भी हो, नाइट्रोजन का अगर पूछेगा तो क्या होगा, यहाँ पे 14 आता है, रिलेटिव एटॉमिक मास एक नंबर है, वो ग्राम में नहीं आता है। रिलेटिव एटॉमिक मास जस्ट एक नंबर है, नंबर रिप्रेजेंट करता है कि वह 1/12 पार्ट कार्बन, 1 कार्बन एटम के कितने मल्टीपल टाइम्स है। समझ में आ रहा है। रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं है, वो एक जस्ट नंबर है। लेकिन यहाँ पे तुमसे अगर पूछेगा कि ग्राम में निकालो, 1 मोल एटम का मास निकालो, तो तुम निकालोगे ग्राम में ना, तो AMU को किस में कन्वर्ट कर दोगे, ग्राम में, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन कैसे इस पे आएंगे मैं बता रहा हूं। जैसे तुमसे अभी पूछ देगा 198 H2SO4, सॉरी 198 AMU, 96 लिख दो, 98 नहीं, 196 AMU H2SO4 में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, सल्फर के कितने एटम हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं। तो
तो कैसे कैलकुलेट करोगे पहले ये देखो। तो सबसे पहले हमको इसके एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसका मास निकालोगे। मैं समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। वो पूछ रहा है कि 196 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट H2SO4 में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, सल्फर के एटम कितने हैं, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं। इसका मतलब अगर तुम एक इसका AMU निकालो तो कितना आएगा। हाइड्रोजन का अभी मैंने बताया कितना होता है 1 AMU होता है। अभी मैंने लिखा था यहाँ पे कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 1 × 1/12 Na लिखा था कि नहीं, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो यहाँ पे जो 1 था और इंटू 1/12 और ये मास ऑफ 1 एटम कार्बन, इस पूरे को हम AMU बोलते थे। तो AMU में दिया है तो AMU में ही निकालो। तो क्या हो गया 1 AMU होगा कि नहीं। हाइड्रोजन का कितना हुआ 1 AMU। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा 2 AMU। सल्फर का कितना होता है 32। रिलेटिव एटॉमिक मास याद रहना चाहिए, ठीक है, उसी को मास नंबर बोलते हैं। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन टोटल 4 है और ऑक्सीजन का होता कितना है 16 AMU होता है। अभी मैंने नीचे निकाला था एटम के लिए, एक एटम ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। अब ये जो पूरा कैलकुलेट करोगे ये किस में आएगा, एटॉमिक मास यूनिट में आएगा। मोल का नहीं निकालना है हमको, बस एक H2SO4, एक मॉलिक्यूल H2SO4 का निकालना है, ठीक है ना। एक मोल H2SO4 का नहीं, अगर एक मोल का निकालते तो ये ग्राम में होता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर एक मोल का निकालते तो ये ग्राम में होता, लेकिन मैं एक मॉलिक्यूल का निकाल रहा हूँ इसीलिए किस में है AMU में है। अब ध्यान दो इसको सब कैलकुलेट करो तो कितना आएगा 98 AMU। कितना आया 98। तो टोटल यहाँ से कैलकुलेट ये टोटल दिया हुआ है 196 AMU। तो 196 तो दिया है कि इसमें कितने हैं इसके। तो एक मॉलिक्यूल में तुमको पता चल गया 98 है, तो 98 से डिवाइड कर दोगे तो हमारा कितना निकल गया 2। इसका मतलब क्या है 2 टाइम्स ये ज़्यादा दिया हुआ है, मतलब 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दोगे तो पता चल जाएगा। अरे तुम देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये दुगुना दिया हुआ है। 98 था लेकिन 196 दिया है, इसका जस्ट डबल है ना। तो कंफर्म है कि हाइड्रोजन भी क्या होगा डबल होगा कि नहीं। तो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल यहाँ H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 2 में कितने होंगे 4 होंगे। तो लिखो कि हाइड्रोजन एटम कितना हो गया 4। इसमें 2 से भी मल्टीप्लाई करो। एक सल्फर एटम कितने हैं 2, ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे 8। अब समझ में आ रहा है कैसे निकालोगे। इसके एक मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास यूनिट निकाल लेना, जितना दिया हो उससे क्या कर देना डिवाइड कर देना। जितना आएगा वो तुम्हारा क्या होगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना, जिसमें नंबर ऑफ एटम जो होगा उससे मल्टीप्लाई करने के बाद एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है। चलो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब मैं ये बता रहा हूं चार्ज कैसे निकालते हैं। अगर टोटल चार्ज आपसे पूछे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तुम जानते हो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ठीक है। तो तुमको नहीं पता है क्या, तुमको नहीं पता है। तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का क्या है चार्ज है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऐसे ये कूलम में होता है, लेकिन हमको निकालना कितने है, हमको निकालना किस में है फैराडे में। किस में फैराडे में। तो इसको हम फैराडे में कैलकुलेट कैसे करेंगे, कितने फैराडे के इक्वल होता है ये याद होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे बोला कि 1 इलेक्ट्रॉन के इतना है तो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा 5 से मल्टीप्लाई कर दो, होगा कि नहीं, इतना कूलम हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं Na इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिंपल बात है 1 मोल में Na इलेक्ट्रॉन होते हैं, Na से मल्टीप्लाई करोगे। Na कितना होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर माइनस प्लस 23 इंटू जितना चार्ज है वो लिखोगे ना, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये कूलम में है।
लेकिन जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 68500, ये कूलम हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी 68500 कूलम। तो देखो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा 68500 कूलम, और ये किसके इक्वल होता है 1 फैराडे। ठीक है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है 0.2 मोल, क्या मैंने बोला 0.2 मोल सोडियम आयन, क्या मैंने बोला 0.2 मोल सोडियम आयन में टोटल चार्ज कितने हैं। ठीक है, और इसको हमको बताना है फैराडे में। ठीक है ना, फैराडे में बताओ तो कैसे कैलकुलेट करोगे, आओ देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। तो 1 मोल का चार्ज तुमको पता है 1 फैराडे होता है, कितना होता है 1 फैराडे। तो सबसे पहले क्या देखोगे चार्ज, क्या चार्ज, इस पे कितना चार्ज है, एक चार्ज है। कितना चार्ज है, एक। इसका मतलब कि एक ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे भी होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। कितना होगा 1.67 इंटू 10⁻⁹ यही कूलम होता है ना। लेकिन हमको क्या देखना है फैराडे में, क्या देखना है फैराडे में। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे। लेकिन यहाँ पे तो 1 मोल नहीं है, कितना है 0.2 मोल। एक चार्ज है, जितना चार्ज उससे मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल चार्ज निकल जाएगा। तो 0.2 मोल चार्ज होगा कि नहीं। तो अगर इस टोटल चार्ज लिखोगे तो 0.2 मोल दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन का 1 फैराडे, तो 0.2 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना फैराडे 0.2 फैराडे, मल्टीप्लाई कर दोगे सिंपली। अगर ये पूछता तुमसे कि इसको कूलम में बताओ, क्या पूछता कूलम में बताओ, तो क्या करते टोटल इलेक्ट्रॉन निकालते। तुम क्या निकालते टोटल इलेक्ट्रॉन, उसके बाद तुम फिर निकालते। समझ में आ रहा है। यहाँ पे तुमको क्या फैराडे में पूछा है तो डायरेक्ट इसका इससे मल्टीप्लाई करो, जितना भी आए वही आंसर है। ठीक है ना। अगर सपोज करो तुमसे पूछ दिया Mg2 प्लस 0.3 Mg2 प्लस 0.3 मोल है, ठीक है ना, 0.3 मोल Mg2 प्लस में टोटल नंबर ऑफ फैराडे चार्ज कितने होंगे, तो बताओ क्या होगा। मैंने क्या बोला, अभी इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। वही आंसर भी है 0.6 फैराडे, 0.6 फैराडे। कैसे, 1 मोल का तुम जानते हो कितना होता है, 1 मोल का कितना होता है 1 फैराडे। लेकिन यहाँ पे 0.3 मोल है, तो 0.3 मोल में कितना होगा 0.3 फैराडे। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए है, यहाँ पे कितने चार्ज है 2 चार्ज है। कितने चार्ज है 2, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, टोटल कितना हो जाएगा 0.6। 0.3 मोल Mg2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, तो टोटल से मल्टीप्लाई कर दो, जितना चार्ज है उतने मोल से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर फैराडे में। तुमको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब देखो कोई भी कैलकुलेशन हो उसको एकदम इजी से समझो, ज्यादा टफ कर दोगे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना। चलो चार्ज निकल गया। अब हमको देखना है जो हम कल बात किए थे, क्या बात किए थे हम लोग, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात किए थे, तो मोल में हम लोग पढ़े थे मोल इज इक्वल्स टू, क्या पढ़े थे, गिवन क्वांटिटी। यही पढ़े थे हम कि कोई भी क्वांटिटी गिवन है, और वो क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, डिवाइडेड बाई अवोगाद्रो नंबर, ये था। और एक और मोल था इन टर्म्स ऑफ वेट के टर्म में, ये इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी के टर्म में था, एक इन टर्म्स ऑफ वेट के टर्म में था। वो क्या था, गिवन वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, यही था मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, एटम है तो एटॉमिक वेट। ठीक है। चलो अगर आयन होगा तो आयनिक वेट। ठीक है ना। अब ध्यान दो, ये भी मोल दोनों सेम है, मतलब ये दोनों भी क्या होंगे सेम होंगे। चलो इसको भी सेम कर दो, तो गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई Na, गिवन वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। ठीक है ना। अब ध्यान दो, ये इक्वेशन बन गया है कि नहीं। क्वेश्चन क्या पूछेगा,
ये हमको पता ही है, ये हमको पता ही होता है। कोई भी मॉलिक्यूल देगा, कोई भी एटम देगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट तो पता ही रहता है और Na की वैल्यू तो फिक्स ही है। तो हमको इन दोनों को किसी में से कुछ दे सकता है और पूछ देगा कि ये बताओ। अगर ये दे देगा और पूछेगा ये बताओ, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है इस पे। चलो इस पे देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, 0.2 ग्राम, क्या मैंने लिखा 0.2 ग्राम सोडियम, 0.2 ग्राम सोडियम का क्या निकालो तुम, 0.2 ग्राम सोडियम में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे सोडियम के, कितने नंबर ऑफ एटम होंगे सोडियम के, ये हमको निकालना है। हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, एटम इन 0.2 ग्राम सोडियम, ठीक है ना। 0.2 ग्राम सोडियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो हमको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत इजी है, बहुत इजी है। यही है पूछ रहा है गिवन क्वांटिटी। मैंने अभी क्या बोला, क्वांटिटी या तो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, पार्टिकल हो सकता है, नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर। तो गिवन क्वांटिटी यही पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ एटम्स, मतलब ये हमसे पूछ रहा है। इसको मैं जनरली एक नंबर ही लिख देता हूं, ठीक ना, स्मॉल एन, एक नंबर। अब ये क्या है, Na, एवोगाद्रो नंबर। गिवन वेट, कितना वेट दिया है 0.2 ग्राम, ठीक है ना, 0.2 ग्राम। और सोडियम का कितना होता है एटॉमिक वेट, एटम है ना, एटॉमिक वेट निकालोगे कितना होता है, कितना होता है 23, कितना होता है 23। 11 इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक वेट कितना होता है इसका 23, याद रखना। इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, 0.223 इंटू Na, यह हमारा क्या हो गया आंसर। इसको कैलकुलेट कर लेना। Na की वैल्यू तो पता ही है ना, अगर Na में आंसर दिया है तो डायरेक्ट Na रहने देना। जनरली वैसे Na में ही आंसर दिया रहता है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट Na रख देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमको कैलकुलेशन नहीं दिखाना है, यहाँ पे हमको माइंड दिखाना है। जेई नीट में, खासतौर से जेई में माइंड दिखाना है हमको, कैलकुलेशन वहाँ पे नहीं शो करना है, ठीक है ना। तो समझ में आया क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब देखो एक चीज और है कि तुमसे ऐसे नहीं पूछ के, डायरेक्ट मोल ना पूछ के, तुमसे ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल पूछ सकता है। क्या पूछेगा, ग्राम एटम या फिर ग्राम मॉलिक्यूल। तो देखो ये भी एक मोल का नाम ही है, ठीक है ना। सपोज करो मेरे पास मॉलिक्यूल है, क्या है, यहां पे लिखोगे फॉर मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के लिए ग्राम मॉलिक्यूल लिखते हैं, मोल को ही, ठीक है ना, इसको हम मोल ही बोलते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल है तो उसको हम ग्राम मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसका जो फॉर्मूला होगा समझ रहे हो, अगर वेट के टर्म में है तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। क्यों मॉलिक्यूलर वेट, क्यों, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट ही होगा, ठीक है ना। अगर सपोज करो तुम्हारे पास एलिमेंट है, जैसे अभी मैंने दिया था सोडियम, तो वो एलिमेंट है, उसके लिए क्या लिखोगे, ग्राम एटम वहां पे लिखता है, मोल ना लिख के क्या लिख देगा कभी कभी, ग्राम एटम। तो ग्राम एटम को भी मॉलिक्यूल बोलते हैं, एक साथ ही आना चाहिए, समझ लो। ये नहीं कि ग्राम दूसरे जगह है, एटम दूसरे जगह है, तो फिर बोल देना सर ग्राम एटम तो दिया था उसमें, वो भी तो मोल होगा। दोनों साथ में होने चाहिए, ग्राम एटम पूरे इस कलेक्टिव वर्ड को मोल बोलते हैं, ठीक है ना। और इन दोनों वर्ड को मोल बोलते हैं, ये मॉलिक्यूल रहेगा तब, ये एलिमेंट रहेगा तब। तो इसके लिए क्या होगा, जो फॉर्मूला होता है, दोनों मैंने बताया था, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी होगा, ठीक है ना। बस ये मैं बता रहा हूं कि मोल को और क्या क्या बोलते हैं। अगर आयंस हुए तो ग्राम आयंस, ठीक है ना, आयंस हुए तो ग्राम आयंस। तो ये तीनों मोल के ही नाम है, ये तीनों मोल के ही नाम है। अगर ऐसा कुछ दे तो उसको उसमें देख के कंफ्यूजन मत पड़ जाना कि नहीं सर हम इसको कैसे कैलकुलेट करें, तो ग्राम में पूछ रहा है और एटम दिया हुआ है, तो ग्राम एटम ये कलेक्टिवली एक वर्ड है जिसको मोल बोलते हैं, ठीक है ना। चलो अब ध्यान देते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन हमारे कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा जितना भी अभी तक पढ़े, अभी तक पूरा मोल का दोनों टॉपिक पढ़ चुके हो। क्या कौन कौन सा टॉपिक, मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। अब हमारा एक टॉपिक और बचा है, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मोल
इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम के टर्म में कैसे करोगे? 1 मोल कितने वॉल्यूम के बराबर होता है ये याद रहेगा तब ना। जैसे हम हमेशा क्या करते थे, 1 मोल क्वांटिटी में करते थे कि Na के इक्वल होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो वैसे ही इन टर्म्स ऑफ वेट के टर्म में मैंने क्या बोला था कि 1 मोल इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूल है तो उसी का मॉलिक्यूलर वेट 1 मोल का। ठीक है ना, तो वैसे ही वॉल्यूम के टर्म में क्या होगा, 1 मोल इज इक्वल्स टू, तो 1 मोल इज इक्वल्स टू होता है 22.4 लीटर। और ये कब होता है, ये कब होता है, जब हमारा गैस हो, लिक्विड और गैस, सॉलिड के केस में थोड़ी होगा यार। ठीक है ना, लिक्विड और गैस। तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में तुम क्या देखोगे, 22.4 लीटर। 1 मोल इज इक्वल्स टू इतना होता है लीटर में। ठीक है ना, तो तुमको अगर वॉल्यूम लीटर में दिया है तो डायरेक्ट क्या करोगे, इससे डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा मोल निकल जाएगा। तो लिखोगे कि मोल के इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के टर्म में मोल का फॉर्मूला क्या होगा, मोल इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 इन लीटर। ये जो होगा ये भी लीटर में ही होना चाहिए, ध्यान दो। अगर ये लीटर नहीं ml में है तो क्या करोगे, अगर ये जो गिवन वॉल्यूम तुम्हारा दिया है अगर ये ml में है तो क्या करोगे, इसको 22.4 इसको भी ml में कन्वर्ट कर दोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22,400 ml। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला ml के टर्म में है और जो ये ऊपर वाला फॉर्मूला है ये लीटर के टर्म में है। अब ये सभी लोग बोलते हैं कि सर 1 मोल इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर आया कहाँ से, ये कैसे कैलकुलेट किए, ये आया कहाँ से? तो इसको देखो, तुम लोग जनरल एक इक्वेशन जानते हो, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े होगे क्लास 10th में। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ये इक्वेशन होता है। यहाँ पे n जो स्मॉल n है वो क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं मोल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल। अगर n इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 1 मोल हो जाएगा कि नहीं, और हमको वॉल्यूम ही निकालना है, वॉल्यूम 22.4 लीटर। ठीक है ना, मैंने अभी क्या बोला, ये P क्या है, प्रेशर। तो मैंने बोला था कि प्रेशर केमिस्ट्री में हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म में रखते हैं। प्रेशर का वैल्यू जो होता है वो किस में रखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म में रखते हैं। तो यहाँ पे क्या रखोगे, एटीएम में रखोगे वैल्यू, तो 1 एटीएम इनटू वॉल्यूम हमको तो कैलकुलेट ही करना है, एन की वैल्यू 1। अब आर की वैल्यू देखना है कितनी होती है, आर की वैल्यू तुमको अगर यहाँ पे एटीएम में रखे हो तो आर की वैल्यू भी एटीएम में होनी चाहिए, आर की वैल्यू भी एटीएम में होनी चाहिए। तो आर की वैल्यू क्या होती है, 0.0821 होता है, 0.0821 इंटू टेम्परेचर। वो जो 8.314 था वो एसआई यूनिट था, उसको नहीं देखना है। क्या था, 0.0821 टेम्परेचर जब भी देखेंगे हम लोग 0 केल्विन। ठीक है ना, 273 सॉरी 0 केल्विन नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस, तो 273 केल्विन, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 22.4 लीटर। यहां से जो वॉल्यूम आता है वो लीटर में आता है, 22.4 लीटर। तो अब यहां से समझ में आ गया कि नहीं, नंबर ऑफ मोल क्या रखे थे, 1। तो जो स्टैंडर्ड कंडीशन होता है उसके लिए हमारी वैल्यू क्या होती है 1 मोल की, 22.4 लीटर। ठीक है ना, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये कैसे आता है ये समझ लो, तो उसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं उठेगा। ठीक है ना, चलो अब देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बस ये तुम लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए था। और ये हमेशा ये कंडीशन होता है, मैंने अभी क्या बोला कि वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे होता है। क्यों, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड होता है। ठीक है ना, और प्रेशर हमेशा 1 एटीएम तो होगा नहीं, तो ये प्रेशर अगर 1 एटीएम है तो इसको स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं, एसटीपी। क्या, एसटीपी। तो ये जब भी तुमको क्वेश्चन में देगा कि एट एसटीपी गिवन वॉल्यूम इज इतना, तब मोल बताओ, तब ये फॉर्मूला यूज करोगे। ये नहीं कि कोई भी ये बोल दिया कि नहीं इस टेम्परेचर इसका ज़्यादा है, प्रेशर भी ज़्यादा है, और तुम इस फॉर्मूले पे रख दिए तो टोटल क्या हो जाएगा,
गलत। क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है ना? तो हमको क्या करना है? नहीं, जब हमेशा एसटीपी कंडीशन दिया रहेगा तभी कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले से, अदरवाइज यह फॉर्मूला कहीं यूज नहीं होगा। चलो, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हो गया। मोल इन टर्म्स ऑफ, जैसे सब कुछ करो, इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा मैं एक क्वेश्चन दे के दिखा भी देता हूं। इस पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 2.24 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है ना? मैंने क्या बोला? ऑक्सीजन गैस का हमारा 2.24 लीटर ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी किस पे है? ये कंडीशन याद रखना कि ये हमेशा दिया होना चाहिए कि एट एसटीपी पे ही होना चाहिए। 2.24 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी कितना मोल कंटेन करेगा? कितना मोल कंटेन करेगा? तो हमको मोल कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे मोल? देखो, वही फॉर्मूला सेम अप्लाई कर दो। तो मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? गिवन वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम कितना है? 2.24 लीटर। यहां ध्यान देना, लीटर में दिया है तो लीटर वाला फॉर्मूला यूज करोगे। क्या था? 22.4। ठीक है ना? अब इससे इसको कट करोगे तो 1/10 होगा कि नहीं? 0.1 मोल आ गया। क्वेश्चन समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इजी है। ठीक है ना? जनरली इससे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्योंकि इसमें तो कंडीशन हो गया ना कि नहीं, एसटीपी पे ही आएगा। जहां तुमको एसटीपी लग गया, दिख गया, तो तुम समझ जाओगे कि नहीं, क्वेश्चन तो उसी से ही लगेगा, तो फॉर्मूला तो फिक्स हो गया। ठीक है ना? फॉर्मूला तो फिक्स हो गया। तो अब देखो, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर और उस, अभी ऑन नहीं है तो ऑन करिए। ऑन है? रोकिए।